Assalamu alaikum. So today we are recording the revision video on thermodynamics. ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया नेक्स्ट वीडियो आने में बिकॉज आई वॉज रियली सिक और मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी चल रहे थे एंड जो है वो घर पे भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे, तो उसमें जो है वो काफी टाइम जो है वो मेरा निकल गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट कीप मैसेजिंग मी कि सर ये डाल दें वो डाल दें। तो दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि भाई आई एम बिजी, मेरी भी एक लाइफ है, मेरे भी घर पे काम होते हैं, मेरी भी और चीजें करनी होती है। एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी एंड एज वेल एज टीचिंग 3 बैचेस करंटली, अभी फिलहाल तो शाम के वक्त। तो मेरे पास जो है वो फ्री टाइम एक्चुअली सिर्फ वीकेंड्स पे ही निकलता है। तो उस हिसाब से आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, और मैं हर वक्त ही काम करता रहता हूँ, चाहे मैं जो हूँ वो अपने क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं जनरली प्रोस्पेरिटी अकेडमी के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। तो मैं ऑलवेज वर्किंग। सो प्लीज डू रियलाइज कि जो है वो कि सब ये सब चीजें आसान नहीं होती एक साथ मैनेज करना। एंड प्लीज ऑल्सो डू शो सपोर्ट कि अगर आपको ये फायदा दे रहा है तो टेल योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन अबाउट इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज बहुत मेरे मेजोरिटी व्यूज जो है वो नॉन सब्सक्राइब पीपल से आते हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड टेक आउट द टाइम टू सब्सक्राइब। अच्छा, विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले आज हम जो कवर कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का वो पार्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे मेनली, ठीक है, यानी हीट एनर्जी गेन, हीट एनर्जी लॉस, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? सो देयर आर सम डेफिनेशंस दैट वी नीड टू मेमोराइज। फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी। अच्छा, प्लीज मेमोराइज द डेफिनेशंस लाइक आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। हुआ क्या है कि सीआई जो है वो अपना चेंज करता रहता है। सो दे हैव चेंज्ड दैट दे वोंट एक्सेप्ट द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो वाली चीज ना, जिस तरह हम पहले देखते थे ओ लेवल्स में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसी ही चाहिए है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखिए, मैं वैसे ही लिख के आओगे तो क्या लिखोगे? यू विल से दैट इज द थर्मल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, राइट? और जो भी नॉन स्पेसिफिक चीज होती है ना, हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सो इफ आई वांट टू राइट द हीट कैपेसिटी में कैपिटल सी से दिखाऊंगा। और ये सिंपल क्या होगा? दिस इज द थर्मल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम द डेफिनेशन। लेकिन ये फॉर्मूला यूजलेस है, ये हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, तो यू कैन इग्नोर इट, बस डेफिनेशन इसकी देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी डेफिनेशन भी याद करनी होगी। तो ये क्या है? इट इज थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम हीट एनर्जी को मास से भी डिवाइड करते हैं और चेंज इन टेम्परेचर से भी क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। एंड जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज आ जाए तो हम स्पेसिफिक चीज को, जैसे हमने नॉन स्पेसिफिक को कैपिटल सी से किया, तो मैं स्पेसिफिक वाली चीज को स्मॉल अल्फाबेट से लिखता हूं, तो मैंने इसको स्मॉल सी से जो है वो क्या किया? डिनोट किया है। एंड यूजुअली बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखते, बच्चों को ये वाला जो है वो जबान पर रटा हुआ होता है, तो इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। तो आप इसी को जो है वो दिमाग में रखो। अगर आप फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भूल गए तो आप इसमें से सी को सब्जेक्ट बना दोगे, तो आपको फौरन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी याद आ जाएगी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है यहाँ पे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा वही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा वही होगी। द हीट कैपेसिटी कैन चेंज बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ मटेरियल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे डेंसिटी होती है ना, वैसे ही हमारे पास ये है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैंने आपको ये आइडियल गैसेस में भी बताया था कि बेटा देखो, जब हम डेल्टा थीटा लिखते हैं तो इस डेल्टा थीटा के अंदर चाहे मैं केल्विन में डेल्टा थीटा ले लूं या डिग्री सेल्सियस में डेल्टा थीटा ले लूं, वो दोनों सेम आंसर ही देते हैं मुझे। यू कैन ट्राई इट आउट। आप केल्विन के दो टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट कर लो, उनके करस्पॉन्डिंग सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आंसर वही आएगा। सो फॉर द केस ऑफ डेल्टा थीटा आपको कन्वर्जन करनी हो तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करनी हो तो ओके है, चलता है। बाकी रिगार्डिंग द एम एंड द सी कन्वर्जन एंड क्यू किस यूनिट में आएगा वो हम नीचे जब सवाल आएगा तो देख लेंगे। देन वी हैव गॉट लैटेंट हीट, ठीक है जी। लैटेंट हीट सबको पता है कि जब हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या लिख देंगे? इट इज द थर्मल एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अभी नोटिस करो, मैंने इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट वेट ऑफ वेपराइजेशन ही लिखा हुआ, सिर्फ पर मैंने बहुत जेनेरिक डेफिनेशन दे दी कि थर्मल एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब अगर ये फ्यूजन होती है तो आप क्या लिख देते? टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा। अगर वेपराइजेशन होती है टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। और बाकी एज इट इज आगे आप वैसे का वैसा ही लिख देते। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने समझनी है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती। जब मैं लैटेंट हीट की बात कर रहा हूं ना बेटा, लैटेंट हीट एक्चुअली थर्मल एनर्जी, राइट? सो वॉट एवर इज योर लैटेंट हीट दैट इज एक्चुअली योर थर्मल एनर्जी, सिंपल। It is the thermal energy required to change the state of an object at constant temperature.
तो ये होती ही हमारी एग्जैक्ट थर्मल एनर्जी है। ये बात हमने समझनी है, ये बात आपको दिमाग में क्या होगी, रखनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट पे। ऑब्वियसली स्पेसिफिक, अगर मैं नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक के बीच में डिफरेंशिएट करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर मैं नॉन स्पेसिफिक कैपिटल से लिख रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक जो है वो स्मॉल एल से लिखूंगा। दूसरी बात क्या है, स्पेसिफिक में हम पर यूनिट मास कर देते हैं। तो सिंपली लैटेंट हीट की अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली है तो आपने क्या करना, आपने कुछ भी नहीं करना, बस वही डेफिनेशन के बीच में पर यूनिट मास आपने लिख देना है। तो आप देख लो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है एग्जैक्टली वही नीचे यहाँ पे लिखी है, बस फर्क क्या किया, पर यूनिट मास डाल दो। So thermal energy per unit mass to change the state of an object without change in temperature, and same rules apply अगर फ्यूजन होती है, वेपराइजेशन होती है, आप स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो भी चेंज आ रहा है उसको स्पेसिफाई कर दें। अब अगर मैं लैटेंट हीट ऑफ, अब मैंने जाहिर बात है, मैं ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि एल एफ और एल वी, ठीक है, बहुत ही क्यों है, अभी मैं नीचे सिर्फ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बट सेम थिंग अप्लाइज। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये एल वी है, तो सिंपली ये जो है वो आप इधर एल वी कर देंगे अगर, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। अच्छा, सो अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो इट इज सिंपली द हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास एज पर द डेफिनेशन। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी क्या है, ये ऊपर वाली लैटेंट हीट है। सो दिस इज एक्चुअली दैट लैटेंट हीट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट अबाउट। एंड देन फ्रॉम देयर वी गेट दिस फॉर्मूला कि अगर मुझे हीट एनर्जी मालूम करनी हो तो मैं मास को एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी स्पेसिफिक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो मेरी ये चीज आ जाएगी। तो बेसिकली जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमने हीट एनर्जी निकालनी होती है। सो वन, इफ यू वांट टू डू इट थ्रू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन यू विल यूज एमसी डेल्टा थीटा, एंड द अदर, if you want to work out the q through the latent heat, तो realize that the q is basically your latent heat। और आपने उसको कैसे निकालना है, आपने सिंपली उसको जो है वो स्पेसिफिक वाली चीज को मल्टीप्लाइड बाय मास करके आपने निकाल देना है। तो ये बात जो है वो आपने समझनी है यहाँ पे। अगर आपने ये बातें समझ ली कि भाई मैं स्पेसिफिक को इस्तेमाल करते हुए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लैटेंट को इस्तेमाल करते हुए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो आपकी मेजॉरिटी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अच्छा, बाकी यहाँ पे मैंने ऊपर जो मैंने बात बता दी आपको वही लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन देम। ठीक है जी, जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे मौजूद होते हैं तो उनके बीच में कोई नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी नहीं हो रहा होता, right? So there, none of the object is going to get more cooler and none of the object is going to get more hotter. They're going to stay at that same temperature, और ओवरऑल जो भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होगा वो नेट के एतबार से अगर मैं देखूंगा तो वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, ये अभी रिसेंट में आई है, तो ये भी याद करके जाना। अब आ जाती हैं ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आराम से सॉल्व करने के लिए अलाउ करेगा। तो टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर at different temperatures will exchange heat to attain thermal equilibrium and settle at a constant common temperature. Everyone knows that कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक गर्म चाय का प्याला जो है वो, या गर्म चाय की एक गर्म चाय का मग जो है वो मैं रख दूं ऐसी, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे इन कंसिडरेशन वो कौन कौन से होंगे, वो आपकी आपकी सराउंडिंग एयर होगी और आपका वो चाय होगी, राइट? तो जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कांटेक्ट में आ जाए, जैसे गर्म चाय का प्याला और उसकी सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में हमारी कमरे की जो एयर है वो कांटेक्ट में आ गई, तो वो क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे थर्मल हीट एनर्जी। दे आर गोइंग टू एक्सचेंज हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी ऐसे एक्सचेंज करेंगे कि एक कॉमन बीच का कोई टेम्परेचर क्या कर लेंगे, अक्वायर कर लेंगे, राइट? दे विल अक्वायर सम सेटलिंग टेम्परेचर कि जहां पे वो दोनों क्या कर लेंगे, वहां पे जो है वो आ जाके सेटल कर देंगे, राइट? एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू स्टेटमेंट्स दैट ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर लोअर है तो वो क्या करेगा, वो हीट एनर्जी गेन करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हायर है वो क्या करेगा, वो हीट एनर्जी लूज करेगा, राइट? तो अगर मैं आपको नीचे इन दो एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूं तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं आइस मेल्टिंग की। सो आइस में मेरे पास ऑब्जेक्ट वन क्या होगा, एक तो आइस होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा जो है वो, एक सेकेंड, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा मेरी सराउंडिंग एयर, और ऑब्वियसली सराउंडिंग एयर क्या होगी, रूम टेम्परेचर पे होगी। हम जो है वो अभी फिलहाल अज्यूम ही कर लेते हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा ये बेटा, कि ये जो है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, राइट, सो इट इज गोइंग टू गेन हीट, और
क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू लूज हीट। और गेन हीट लूज हीट ऐसी नहीं होगा, ये गेन कहां से कर रहा होगा, जितनी हीट ये लूज कर रहा है ये इसको ये गेन कर रहा होगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू हैपन दैट अगर हम नेट एतबार से देखें तो नेट एतबार से ये हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट टू जो है वो लूज कर रहा होगा हीट, और ऑब्जेक्ट वन क्या कर रहा होगा, मेरा गेन कर रहा होगा हीट। ठीक है, तो ये बात हमने क्या कर लेनी है, समझ लेनी है। बहुत दफा बच्चों के दिमाग में बस ये होता है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपके पास हीटर के या कोई गर्म चीज के आ जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बस समझते हैं कि उस चीज से बस सराउंडिंग में जाएगी आपकी हीट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं हॉट कप ऑफ कॉफी, नॉर्मली बच्चों को यही वाला बस क्लियर होता है, ऊपर वाली चीज क्लियर नहीं होती। तो अगर मैं हॉट कप ऑफ कॉफी की बात करूं तो लेट्स से वी हैव कॉफी at 70 degrees Celsius, and let's say obviously once again you will have surrounding air at 25 degrees Celsius. What's going to happen now? Now this is the hotter thing, so it is going to lose heat, and this is the cooler thing, so it is going to gain heat. And what's going to happen? The heat that is lost from over here is going to be gained by the surroundings. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये चीज हो रही होगी। अब बात समझने की बेटा यही थी कि बहुत सारे बच्चों को बस लगता है कि सिस्टम में से बस हीट लॉसेस होते हैं। कोई भी सिस्टम दे दें हम, मैं आपको चाय की प्याली दूं या मैं आपको आइस दूं, बच्चे बस ये अज्यूम कर बैठते हैं कि हर दफा हीट लॉस होता है। बस ऐसा नहीं होता। आइस की केस में हीट लॉस नहीं हो रहा, आइस की केस में उसको हीट मिलेगी सराउंडिंग से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Whereas in the case of a coffee or in the case of a chai, then you are correct to say yes, there will be heat losses. But it's not true for the ice. So you need to break down the case properly कि भाई कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है, कहां से कहां मेरी हीट एनर्जी जा रही होगी। अच्छा, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हर दफा बस दो ही ऑब्जेक्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी कि आपके पास आइस मेल्टिंग है, तो आप यहाँ पे एक हीटर की मदद से कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ हीटर। सो देन बोथ द हीट फ्रॉम द हीटर एंड द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर आर गोइंग टू बोथ जो है वो हीट अप द आइस। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, मतलब दो ही ऑब्जेक्ट हो, आपके पास तीन भी हो सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई हीटर लगाया हुआ है तो हीटर भी आइस को गर्म कर रहा होगा। हाँ, हीट लॉसेस हो रहे हैं, हीट लॉसेस नहीं हो रहे, आइस ठंडी है, आइस सराउंडिंग से अभी भी हीट ही गेन कर रही होगी। तो यू नीड टू पुट दैट रॉन्ग कॉन्सेप्ट आउट ऑफ योर हेड कि हमेशा सिर्फ हीट लॉसेस ही होते हैं। अच्छा, अब इसकी रेलिवेंट हम एक सवाल देख लेते हैं। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है जी। ये बहुत पहले आता था, अब आना बंद हो गया था, लेकिन अभी एक बहुत रिसेंट पेपर में ये आया हुआ है इन 2025 पेपर। सो आई विल डू दिस विद यू। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने टेक्निक क्या लिखी है यहाँ नीचे लिखी हुई है, जो कि मैं क्या करूंगा आपके पास जो है वो ऊपर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा एक एक करके। सबसे पहली बात की लिखी हुई है, सिंस देयर इज नो इंडिकेशन टू अकाउंट फॉर हीट लॉसेस वी विल अज्यूम परफेक्ट ट्रांसफर ऑफ टोटल हीट बिटवीन बोथ बॉडीज। ठीक है, तो अगर कोई इंडिकेशन ना हो कि भाई हीट लॉसेस को लेना है कि नहीं लेना, तो आप ये अज्यूम करोगे भाई परफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी गेन कर रही है, दूसरी बॉडी लूज कर रही है, खत्म कहानी। कोई हीट लॉसेस फलाना दिन का हम नहीं लेंगे, फिर एनवायरनमेंट को हम इनकाउंटर नहीं करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट को हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे फिर। अच्छा, आइडेंटिफाई विच बॉडी गेन्स हीट एंड विच लूजेस हीट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करेंगे। फिर आपने फेजेस वर्कआउट करने एंड आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में सॉल्व करके अपना काम खत्म करना। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। एन आइस क्यूब ऑफ मास 37 grams at temperature this much is placed in a beaker containing water of mass 208 grams at temperature 26.4 degree Celsius. Right, so what do we see? We have got two objects. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट वन क्या है, मेरी आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और मेरा जो ऑब्जेक्ट टू है वो क्या करेगा, वो मेरा जो है वो एक बीकर कंटेनिंग वाटर है। राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी द वाटर, और वाटर का टेम्परेचर ने बताया हुआ है मुझे 26.4 है। सो वाटर एट 26.4 डिग्री सेल्सियस। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज वाटर, सो दिस इज गोइंग टू लूज हीट एंड दिस इज गोइंग टू गेन हीट। एंड ऑब्वियसली जो हीट ये लूज करेगा वही यहाँ पे क्या हो रही होगी, मेरे पास गेन हो रही होगी। तो पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज को यहाँ पे लिख लेना है, इस चीज को समझ लेना है कि भाई हीट गेन्ड फ्रॉम हीट गेन्ड बाय आइस, और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई लॉसेस वगैरह नहीं है तो फिर मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। तो हीट गेन्ड बाय आइस विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट फ्रॉम water. And if for example beta if there was they also said account for the heat losses, तो heat losses यहां पे नहीं आते, आप लिखते हैं heat losses आ रहे हैं, नहीं, आइस हीट लूज नहीं कर रही। कहां कहां से जा रही होगी हीट लॉसेस, यहीं से आ रही होगी।
आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर जो एयर होगी वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी या 26.4 रूम टेम्परेचर पे होगी, वॉट एवर, तो वो भी फिर जो है वो हीट लॉस्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट भी आप यहीं पे लिखते। ठीक है जी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आप बस बगैर पढ़े सोचे समझे आपने हीट लॉसेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे डाल के आ गए, क्योंकि बस आपने जो है वो मेजोरिटी क्वेश्चन दस सॉल्व किए। अच्छा क्या लिखा हुआ है, when all the ice has melted and all the water in the beaker has reached thermal equilibrium, the final settling temperature is 10.3 डिग्री सेल्सियस। यानी ये बोले जा रहा है कि 10.3 डिग्री सेल्सियस पे हम सेटल कर जाते हैं। हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोली हुई है, और ये बोला हुआ है कि बीकर को आप जो है वो नेग्लिजिबल स्पीशीज की कैपेसिटी ले लें, और ये अज्यूम कर लें कि आपकी सराउंडिंग्स जो है वो कम परफेक्टली उससे हम इंसुलेटेड है, यानी कोई हीट लॉसेज नहीं है। अब बोला हुआ है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हमने जो है वो डिटरमिन करी। अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले जब आपने ये कर लिया कि हीट गेन कौन कर रहा है और हीट लूज कौन कर रहा है, अब आपने इसके फेजेस वर्कआउट करने। राइट, सो व्हाट आर गोइंग टू बी द फेजेस बेटा, फेजेस हमारे पास ये होंगे कि देखो हमारी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले तो ये मेल्ट करेगी, है ना। सो फर्स्ट इट इज गोइंग टू मेल्ट, बुक्स मेल्ट लिख दिया, मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले ये करेगी, पहले ये मेल्ट करेगी, पहले पानी में तब्दील होगी। और इस पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इस पे मेरा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला। ठीक है, जाहिर बात है जब मैं मेल्ट कर रहा हूं तो मैं लैटेंट ऑफ फ्यूजन ले रहा हूँ, और मैंने कैपिटल एल एफ लिखा है। कैपिटल एल एफ क्या होती है, ये हमारी क्यू होती है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बेसिकली क्यूज को यानी यही इक्वेट करना चाह रहा हूँ भाई, थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय आइस इक्वल्स टू थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर। So therefore, I will make the whole equation in terms of the Q's because I am trying to create the heat energy, right? So सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास मेल्ट होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस। उसके बाद जब वो मेल्ट कर गई, पानी में तब्दील हो गई, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, अब जो है वो इसका टेम्परेचर क्या होगा, मेरे पास जो है वो, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हीट्स अप फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू, क्या था सेटलिंग टेम्परेचर 10.3 डिग्री सेल्सियस। यानी जब एक दफा मेल्ट कर गई, अब अब लैटेंट हीट इसकी गुजर गई, अब स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि अब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट एंड गोइंग टू यूज Q इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा, एंड द चेंज इज गोइंग टू बी दिस कि वो हीट अप करेगी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10.3 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। अब आ जाते हैं हीट लॉस फ्रॉम वाटर के लिए। अच्छा अब देखो वाटर ये मेल्ट या फ्रीज तो नहीं करेगा, जाहिर बात है, बस इसका टेम्परेचर 26.4 था, ये 10.3 तक चल जाएगा। राइट, और यू ऑब्वियसली नीड टू हैव सम जनरल नॉलेज, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बाकी अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बता देंगे, जैसे गोल्ड हुआ या मर्क्यूरी हुआ या फॉर एग्जांपल सिल्वर हुआ, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें आपको बता दिया करेंगे, ताकि आप उस हिसाब से उसको आराम से कर सको। तो हीट लॉस फ्रॉम वाटर क्या हो जाएगी, आप सिंपल लिखेंगे कूल्स डाउन from its starting temperature that was 26.4 degree Celsius to this settling temperature that was 10.3 degree Celsius, right? एंड वंस अगेन क्योंकि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर जब चेंज कर रहा होता है तो हम उधर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम उधर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब मेरा टेम्परेचर चेंज होगा मैं स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, जब मेरा जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, मेरी स्टेट चेंज हो रही है, मैं लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अब मैंने आपको क्या बोला था, लैटेंट हीट कैसे निकालते हैं, सिंपल, आपने जो है वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट को मल्टीप्लाइड बाय मास कर देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, कब कौन से मास से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मुझे बोला हुआ है आइस क्यूब का मास 37 ग्राम्स है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी चीज को केजी में ले जाते हैं ना, एसआई में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये देख लेना बेटा मुझे आंसर किस यूनिट में देना है, आपको आंसर देना है बेटा जूल पर ग्राम में, यानी देर एक्सपेक्टिंग कि जूल पर ग्राम में, सो देयरफॉर मैं जो है वो क्या कर लूंगा, मैं 37 ग्राम्स ही ले लूंगा, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि मुझे किस एतबार से पूछी गई ये चीज, या मुझे किस एतबार से दी गई ये चीज, कन्वर्जन वहां पे मुझे करनी भी है इस सवाल में या फिर नहीं करनी। अच्छा हीट्स अप के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं एमसी डेल्टा थीटा लगाऊंगा, एम क्या हो जाएगा, वही आइस क्यूब का एम हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी बात देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी यूनिट्स देखो क्या दी में, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आप ये देखो पर ग्राम दिया हुआ है, तो ये आपको बता रहा है कि भाई आपने जो मास लेना है वो ग्राम में ही ले लेना है बेटा। ठीक है, सो देयरफॉर मैंने 37 ही ले लिया, फिर जो है वो मैं क्या कर दूंगा, मैं जो हूं वो 37 के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद सी। ठीक है, तो सी क्या हो गया, 4.18 हो गया, और टेम्परेचर चेंज क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया आपका 0 से 10.3, तो आपने 10.3 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली 10.3 माइनस 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है बेटा कि आपने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में करना है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि यार आपका हर टर्म जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए।
बिकॉज हमने ऑलरेडी जब इस इक्वेशन को लिखा है तो हमने प्लस माइनस को अकाउंट फॉर करके हमने इक्वल टू साइन के इधर उधर भेज दिए चीजें. सो देयरफॉर डोंट डू टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल एंड मेक समथिंग नेगेटिव. वो नहीं करना. आपने हर टर्म को इस वाले सवाल के लिए पॉजिटिव में ही अकाउंट फॉर करना है, क्योंकि आप ये एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं और मैंने आपको ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये चीज समझा दी है. फिर अब हमने हीट लॉस फ्रॉम वाटर करना है तो उसके लिए एमसी डेल्टा जेड लगाएंगे. वाटर का मास हमें दिया हुआ है 208 ग्राम्स, सो मैं 208 लगा दूंगा. ठीक है, 4.18 इसकी स्पेसिफिक हीट लगा दूंगा. और इसका टेम्परेचर रेंज क्या हो गया 26.4 से लेके 10.3. सो लेट्स कैलकुलेट 26.4 माइनस 10.3. तो मैंने क्या कर लिया, इसका टेम्परेचर चेंज ले लिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लूंगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं लूंगा वरना मेरा जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. ये आ गया मेरे पास 16.1. एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट. तो ये आ जाएगा 37 LF प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हो जाएगा 37 इंटू 4.18 इंटू 10.3. तो 1592.998 इक्वल्स टू 208 इंटू 4.18 इंटू 16.1. तो ये आ गया 13997.984. एंड नाउ यू कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट. तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 335.269. एंड अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखूं तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई है. ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ब्रेक डाउन किया करेंगे. अच्छा, नाउ then comes those kinds of questions that are going to account for the heat losses. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है, वो आगे वाले सवाल में भी आ जाएंगी, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं. देखो, जब भी एग्जामिनर ने आपको हीट लॉसेस के लिए अकाउंट फॉर करवाना होगा ना बेटा, तो वो क्या करेगा, वो आपको दो सेट्स ऑफ वैल्यूज देगा, दो इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज देगा, जिनको इस्तेमाल करके यानी अलग अलग इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हो. मतलब अगर आप ये वाली वर्किंग लगाओ उस पे और दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो तो उससे दोनों सूरतों में आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने हीट लॉसेस के लिए अकाउंट फॉर नहीं किया. तो हमारी टेक्निक क्या होती है, हमारी टेक्निक ही होती है कि हम उन दोनों सेट्स ऑफ वैल्यूज को कंबाइन फॉर्म पे इस्तेमाल करके, बोथ केसेस में कंबाइन फॉर्म में इस्तेमाल करके हम हीट लॉसेस को अकाउंट फॉर करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है, ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू सॉल्व इट बाय जस्ट यूजिंग वन सेट ऑफ वैल्यू, लेकिन उससे आंसर रॉन्ग आता है क्योंकि आपने हीट लॉस अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ, तो और आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे उधर. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दिस इज अ बेटर मेथड बिकॉज देखो, जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने हीट लॉसेस को अकाउंट फॉर नहीं किया तो ये वैल्यू हो सकती है गलत हो, राइट, ऑब्वियसली गलत होगी. तो लेकिन ये वाला मेथड जब हम हीट लॉसेस को अकाउंट फॉर करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर. जाहिर बात है, इसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल इनएक्यूरेसी हटा रहे हैं, लेकिन तब भी एक हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एक अजम्पशन ले रहे हैं. क्या अजम्पशन ले रहे हैं, हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि हमारे हीट लॉसेस कांस्टेंट रह रहे हैं, राइट. सो होता क्या है, बेसिकली आपके पास बेसिकली होता है कि आपके पास यूजुअली इन सवालों में कोई हीटर होता है और हीटर के अंदर वो आपको बता देते हैं एक केस में 20 वाट पावर थी और दूसरे केस में आपके हीटर में क्या दे देते हैं 100 वाट पावर दे देते हैं, राइट. नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है जी, हम दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं और उनको मिला के फिर हीट लॉसेस को अकाउंट फॉर करते हैं. बात ये बेटा, इस इन टाइप ऑफ सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें तब भी एक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लेनी पड़ती है और वो ये है कि भाई देखो, चाहे हम 20 वाट वाला केस सॉल्व कर रहे हो या 100 वाट वाला केस सॉल्व कर रहे हो, हमारे हीट लॉसेस दोनों केसेस में सेम थे, विच माइट बी करेक्ट एंड माइट बी इनकरेक्ट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके हीट लॉसेस कांस्टेंट रह रहे हो. इनफैक्ट देयर इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कि ये कहता है कि जितनी एक चीज गर्म होती है उतनी जल्दी वो हीट लूज करती है, और जितनी ठंडी एक चीज होती है उतना कम वो हीट लूज करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा चाय पीते हुए कि जब आपकी चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडी होती है, लेकिन जब वो एक दफा एक माइल्ड टेम्परेचर पहुंच जाती है तो वो उस माइल्ड टेम्परेचर पे बहुत लंबे अरसे तक रहती है. सो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो दिस इज अनदर assumption दैट वी टेक. ठीक है, वी आर नॉट डूइंग इट परफेक्टली राइट वंस अगेन, लेकिन इट्स डेफिनेटली बेटर देन दैट केस जहां पे हम कोई भी हीट लॉस को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, राइट. अच्छा, अब ये जो assumption है ये ट्रू होगी एक केस में और फॉल्स होगी एक केस. ट्रू किस केस में होगी, ट्रू होगी लैटेंट हीट वाली केस में. क्यों होगी, क्योंकि लैटेंट हीट में तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही ले रहे होते हैं ना. अगर आइस मेल्ट कर रही है, मैं हीटर की पावर ज्यादा भी कर दूं तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लाएगा. लैटेंट हीट का तो कॉन्सेप्ट ही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्ट करती है जो भी करती है चीज, राइट. सो इन द केस ऑफ अ लैटेंट हीट दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट assumption टू मेक. ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इससे आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा. लेकिन इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, देन ये स्पेसिफिक हीट में क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बता दिया कि भाई उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा आपके पास
मसले आते हैं, लेकिन तब भी हम ये अजम्पशन जो है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक यानी आपके लेवल तक ये आपके पास बेस्ट वाला तरीका है, ये बेस्ट तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा तरीका आपको आपके कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये भी बोलेगा कि यार बेटा, हम जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जब एक कांस्टेंट रेट ऑफ मेल्टिंग या बॉइलिंग अचीव हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ बॉइलिंग अचीव हो जाएगा, तब हम वैल्यूज लेंगे। कभी अगर वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले रहे हैं तो कहेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ मेल्टिंग हो जाएगा, तो हम वैल्यूज लेंगे। तो बात ये है कि यार ये कांस्टेंट रेट कैसे पता लगेगा? तो कांस्टेंट रेट को देखने के आपके पास एक दो तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइस मेल्ट, बिकॉज यूजुअली होता है आइस मेल्ट वाली केस में आइस को हम एक फनल में रख देते हैं, आइस को हम फनल में रख देते हैं, और उस फनल से जो भी आइस मेल्ट होती है उसको एक नीचे बीकर में कलेक्ट कर रहे होते हैं, और वो बीकर पड़ा हुआ होता है हमारे मास बैलेंस पे, ठीक है। तो आइस विल, जो भी पानी होगा वो ड्रॉप करता रहेगा। तो आप एक अंदाजा ये कर सकते हैं कि जब आपके ड्रॉप्स जो है वो कांस्टेंट रेट पे गिर रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे मास की रीडिंग लें और ये देख लें कि हर इंटरवल में मास के अंदर जो चेंज आ रहा है वो उतना ही आ रहा हो, अगर तो फिर वो क्या होगा, कांस्टेंट रेट हो गया, राइट। सिमिलरली फॉर बॉइलिंग यू कैन सी द रेट एट विच द मास इज चेंजिंग। तो एक कांस्टेंट रेट का आपको इस तरीके से क्या हो जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट डिटरमाइंस द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द apparatus shown in फिगर 3.1। तो ये कह रहे हैं कि हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल रहे हैं। आपने एक वोल्ट मीटर लिया, एक एमीटर लिया, और एक हीटर से क्या कर रहे हैं, आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं। The water starts boiling at a constant rate some time after the heater is switched on. How can we deduce from the graph that the water is boiling at a constant rate from t equal to 0 to t equal to 10 minutes? So how can you deduce from the graph that the water is boiling at a constant rate? You can clearly see. कैसे बताओगे? हम लिखेंगे कि भाई देखो आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, राइट। यानी जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो कांस्टेंट होगी ना। ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा। मास इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस। So we can say भाई देखो स्ट्रेट लाइन आ गई तो उसका मतलब क्या है, the gradient is constant, so the rate of change of mass is constant. So we're going to say that the straight line shows that the gradient of the graph and hence the rate of change of mass is constant. ठीक है, जाहिर बात है जो भी पानी बॉईल हो रहा होगा वो मतलब कंटेनर में से बाहर उड़ के जा रहा होगा, तो आपकी मास की रीडिंग डिक्रीज करती जा रही होगी। आपने बस ये देखना है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपको क्या दिया गया है? अब जैसे मैंने आपको बात करी थी कि आपको दो सेट्स ऑफ वैल्यूज देंगे। देखो, आपको एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वैल्यू दे दी, आप ऊपर वाली डेटा सेट को इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल सकते हो, और आप इसी तरह सिमिलरली सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो अपना आंसर इस चीज का जो ये आगे पूछेंगे। लेकिन बात ये है कि बेटा, हमने अगर अलग अलग कर लिया तो हम हीट लॉस को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने, अगर हमें कभी भी दो सेट ऑफ वैल्यूज दे दी गई हैं, हमने उस वक्त हीट लॉसेस को अकाउंट फॉर कर। सो हमारे पास अब सवाल क्या है कि डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। अब सबसे पहले वैसे ही आपने काम करना होगा कि कौन सी चीज हीट गेन कर रही है और कौन सी चीज हीट लूज कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देखो ऑब्वियसली हीटर जो है वो हीट बना रहा होगा और पानी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। सो लेट्स राइट दिस डाउन। तो हीट फ्रॉम हीटर, जो भी हीटर हीट बना रहा है वो हीट कहां जा रही होगी, वो जा रही होगी हमारी हीट गेन्ड बाय वाटर में, है ना, हीट गेन्ड बाय वाटर में। एंड क्योंकि अब हम अभी हीट लॉसेस भी अकाउंट फॉर करना चाह रहे हैं, तो हीट लॉस किस तरफ हो रहे होंगे, क्या इन्वायरमेंट से पानी की तरफ आ रहे होंगे या पानी से इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है, पानी अब इस दफा गर्म होगा, पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, तो जो है वो पानी के से इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे होंगे। तो हम हीट लॉसेस को भी यहीं लिख लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, यानी जहां मेरी हीट जाए, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यहां मेरी हीट जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हाउ मच इज गोइंग टू बी द हीट फ्रॉम द हीटर। तो आप सबको पता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी हो तो वो निकलती है आई वी टी से, एंड दैट इज वाई दे हैव गिवन यू द वोल्टेज एंड द करंट एज वेल एज द टाइम, ठीक है जी।
आपको टाइम भी दे दी गया। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही उठा लिया। दिस इज लेट्स से दिस इज फ्रॉम क्या कहते हैं, या सो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। दिस इज फ्रॉम टी इक्वल टू 12 टू टी इक्वल टू 22। ठीक है, ये वाली जो डेटा है नीचे वाली, ये 12 से लेके 22 तक वाली है। सही है। तो ये आपको, अब आपने अगर हीट एनर्जी निकालनी है अपने हीटर की, तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा लिया, इक्वल्स टू IVT। ठीक है, तो आप करंट लेंगे, वोल्टेज लेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं पहली डेटा सेट पर इस्तेमाल कर रहा हूँ 1.2 इंटू 230 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो 1.2 इंटू 230 मल्टीप्लाइड बाई 10। ऑब्वियसली, या एक काम करते हैं, हम ना पहले इक्वेशन बनाते ताकि सबको आसानी हो जाए। तो हम IVT लिख रहे हैं इसको। सही है, ये मेरे हीट एनर्जी फ्रॉम द हीटर आ गई। अच्छा, हीट गेन्ड बाय वाटर क्या होगी? अभी वाटर क्या है, अभी वाटर बॉईल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अपनी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके ऊपर लग रही है। और अगर मुझे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्यों निकालना, तो क्या करता हूं मैं, स्पेसिफिक वाली को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय द मास। सिंपल, मैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द मास। और हीट लॉसेस के लिए मैं एक सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं H। ठीक है, आप अभी टेक्निक देखना, हम इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करके हम कितने प्यारा एक आंसर निकाले। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। मैं पहली डेटा सेट इस्तेमाल कर रहा हूं 1.2 इंटू 230। सो 1.2 इंटू 230, और टाइम क्या था, 0 से 10 मिनट्स था, तो मैं 10 को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूंगा, 10 इंटू 60 आ गया। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी हीट एनर्जी फ्रॉम द हीटर आ गई। अच्छा, इन द फर्स्ट केस मेरा कितना मास इवेपोरेट हुआ है, मेरा 56 मास इवेपोरेट बॉइल हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 56 ग्राम्स ऑफ वाटर वाज बेसिकली बॉइल्ड ऑफ। तो दैट मींस दिस मास इज गोइंग टू बी द 56। तो 56, और मैं जो हूं वो LV की वैल्यू मुझे निकालनी है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, वंस अगेन ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पर ग्राम में आंसर देना है, तो देयरफॉर मैंने ग्राम वाला ही इस्तेमाल कर लिया, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। एंड देन अकाउंटिंग फॉर द हीट लॉस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16,5600 equals to 56 LV plus H. Similarly, create another equation by using the दूसरी डेटा सेट। तो वो भी आप कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी आप IVT से कर लेंगे। तो 1 इंटू 1.190, सो 1 इंटू 190 करंट इंटू वोल्टेज कर दिया। और मुझे टाइम करना है, टाइम मेरा 1 सेकेंड 10 मिनट्स ही है, 12 टू 22। सो मैं 10 इंटू 60 कर दूंगा, ये आ गया। फिर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइज, स्पेसिफिक लैटेंट हीट को हमने मास से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे केस का मास क्या था, 32 था, तो मैंने लिख लिया 32 LV। एंड देन वंस अगेन अकाउंटिंग फॉर द हीट लॉसेस, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और क्या कर लेता हूं, और जो है वो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये मेरे ख्याल से मेरे पास बन जाएगा 11400 इक्वल्स टू 32 LV प्लस H। अब आपने ये कर लिया बेटा। अब आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में H को सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में प्लग इन कर दो। इससे क्या होगा, H एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और आपके पास सीधा सीधा LV की वैल्यू आ जाएगी। आपने हीट लॉसेस को भी अकाउंट फॉर कर लिया होगा सही तरीके से। सो जो है आपने ये किया, -56 LV किया, ये लिख लिया आपने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां पे जाके सब्सटीट्यूट कर दूंगा इन प्लेस ऑफ H। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 11400 विल इक्वल टू 32 LV एंड देन प्लस 165600 -56 LV। नाउ यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये -51600 बन जाएगा, और इधर जो है वो -24 LV बन जाएगा। और मैंने जो है वो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, और फिर मैं जो हूँ वो 24 उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास मेरी वैल्यू आ जाएगी 2150 करके। अच्छा, बाकी राउंड ऑफ कितना करेंगे देख लो, टू सिग्निफिकेंट है ना, तो टू सिग्निफिकेंट सेट के लिए हम टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर देंगे। ये मेरी स्पेसिफिक लैटेंट हीट की क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। राइट, तो इसमें आप देखोगे कि बेसिकली करना वही वाला काम है ऊपर वाला, कोई एज सच कोई नई चीज नहीं लगानी है इधर। हाँ, लेकिन दो सेट्स ऑफ इक्वेशंस बनेंगी, और एक इक्वेशन में इस अननोन हीट लॉस को हम सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, प्लग इन कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमने हीट लॉसेस के लिए भी अकाउंट फॉर कर लिया, और हमने आंसर भी आराम से निकाल लिया। हमारे पास आंसर अब ज्यादा परफेक्ट आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस एज को हटा के इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो आंसर आएगा ना वो गलत आएगा, वो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो यू कैन ट्राई दैट आउट। और मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ होता है कि अगर किसी बच्चे ने जो है वो यहाँ पे
सिर्फ एक वैल्यू को इस्तेमाल करके कर लिया तो उसको मैक्सिमम एक ही मार्क देना, उससे ज्यादा मार्क ना देना। फिर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स। रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली पावर, सो पावर इज गोइंग टू बी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, राइट। और जो ट्रांसफर हो रही है टू द सराउंडिंग्स, हमने उसको बोला था कि जो हीट लॉसेस हो रहे हैं वो हमारे एच है, तो देयरफॉर मैंने हीट लॉसेस को एज एनर्जी ले लिया और टाइम को नीचे डिवाइड कर दिया। हीट लॉस कैसे निकलेगा, आपने इक्वेशन ऑलरेडी बनाई है, बस इसमें प्लग इन कर दो। 165,600 माइनस 56, और एलवी की वैल्यू क्या थी 2200, और उसको डिवाइड कर दूंगा बाय द टाइम। टाइम अगर आप देख लो दोनों केस में मेरे पास 10 मिनट था, ठीक है जी। मैंने पर्टिकुलरली कौन सा केस इस्तेमाल किया, पहला वाला, ये वाला। तो फिर मैं मेक श्योर करूंगा मैं ऐसी का टाइम लूं, ये ना हो कि आप ये वाली क्वेश्चन के लिए, मतलब ये वाली क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हो और फिर उसका टाइम ना ले रहे हो। ऑब्वियसली उसी का ही टाइम ले जो वाली क्वेश्चन इस्तेमाल करी, तो दोनों का 10 मिनट है इस केस में, तो इतने मसले की बात नहीं है। तो 10 × 60 मैंने जो है वो क्या कर दिया, नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो लेट्स कैलकुलेट। तो 165,600 minus 56, 2200, and then divide by 600. So that is going to be 1 second, 165,600 minus 56 into 2200, and then divide by 600. So we are getting an answer of 70.6667, and I will once again round it off to two significant figures, यानी 71 watts मैंने क्या कर दिया, इसको round off कर दिया है, right? And that's pretty much it for the first part of your thermodynamics, which is concerning the gain and the loss of the heat energy and thermal equilibriums and latent heats and your heat capacity. ठीक है, बाकी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हम फिर क्या बात करेंगे, हम आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे होंगे।